कल पढ़ा था रिप्रोडक्शन कैसे होती है पॉलीसाइफोनिया में। तो पॉलीसाइफोनिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो पॉलीसाइफोनिया में मेल फिलामेंट और मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग होते हैं। मींस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम प्लांट्स पे नहीं होते। दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। मेल प्लांट के ऊपर मेल गेमिटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे जिनको हम स्पर्मेटेंजियम बोलते हैं, ठीक है। एंड फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर, फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर ये कंप्लीट जो है कार्पोगोनियम प्रेजेंट होता है, जिसको कार्पो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियम। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्पर्मेटेंजिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? उसके स्पर्मेटेंजिया क्या है कि इसमें मेन एक्सिस होती है सेंटर में, जिसको हम सेंट्रल साइफोन बोलते हैं। सेंट्रल साइफोन के बाद बाहर दोनों साइड पेरीसेंट्रल साइफोन होता है। पेरीसेंट्रल साइफोन में फर्दर डिवीजन होके, ठीक है, वो स्पर्मेटेंजियम बना देते हैं। दो पेरीसेंट्रल साइफोन है जो, उसमें फर्दर डिवीजन होके वो दो दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो दो सेल बने वो उनका प्रोटोप्लास्ट जो है, दैट प्रोटोप्लास्ट इज मेटामॉर्फोसाइज्ड इनटू स्पर्मेटेंजियम और स्पर्मेटोजोइड्स, जो के मेल गैमेट है, ठीक है। सिमिलरली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हाट हैपन, जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है, ट्राइकोब्लास्ट मींस ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होती हैं उसमें यूनिसिरेटेड सेल होते हैं, सिंगल रो ऑफ सेल होता है। बट व्हेन दीज फीमेल ट्राइकोब्लास्ट, फीमेल branches of limited growth are converted into reproductive branches, then what happened, these uniserated branches are converted into multiserated। multiserated means वैसे इनमें एक सिंगल सिंगल रो ऑफ सेल थी, ठीक है। जैसे ये वाला आप अवॉइड करो कि साइड में नहीं लगा हुआ, जैसे ये है सिंगल रो ऑफ सेल थी। बट जब इसने रिप्रोडक्टिव ब्रांच में कन्वर्ट होना है तो ये मल्टी रो ऑफ सेल बन जाएगी। साइड में आगे ना दो दो लग गई, यहां भी लग गया, ये दो बन गई, पहले ये सिंगल थी अब ये दो दो बन गई, टू रो ऑफ सेल मूव कर रही है। तो जब ये टू रो ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है तो इनमें से कोई एक सिंगल सेल, पेरी, सेम वही आ गया, सेंट्रल साइफोन एंड पेरी सेंट्रल साइफोन। तो पेरी सेंट्रल साइफोन का कोई एक सेल जो है वो एज अ सपोर्टिंग सेल एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। सपोर्टिंग सेल एक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, वो सपोर्टिंग सेल फर्दर डिवाइड होके एक कार्पोगोनियल फिलामेंट बना देगा। कार्पोगोनियल फिलामेंट बन गया। कार्पोगोनियल फिलामेंट का जो टॉप मोस्ट सेल है, सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट सेल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने आप का साइज एनलार्ज कर लेगा और इस ऐसी शेप बना लेगा, अपनी फ्लास्क शेप बन जाएगी, जिसका स्वॉलन बेस है और ऊपर से नैरो उसकी नेक है। स्वॉलन बेस को बोलते हैं कार्पोगोनियम, नैरो जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्राइकोगाइनी, ठीक है। सो दिस कार्पोगोनियम एंड ट्राइकोगाइनी, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो सपोर्टिंग सेल था नीचे वाला जिससे ये कार्पोगोनियल फिलामेंट बना है, वो सपोर्टिंग सेल फर्दर डिवाइड होके नीचे एक बेसल सेल बना देगा और लेटरल साइड पे एक लेटरल फिलामेंट बना देगा। लेटरल फिलामेंट में फिर से डिवीजन हुई, एक और लेटरल सेल डिवाइड बन गया। सो लेटरल फिलामेंट में दो लेटरल सेल बन गए, बेसल सेल में एक सिंगल सेल प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। सेंटर में एक सेंट्रल साइफोन है, सिंगल रो ऑफ सेल, उसके आसपास पेरीसेंट्रल साइफोन है। पेरीसेंट्रल साइफोन के जो सेल हैं वो डिवाइड होके स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बना देंगे। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटेंजिया और स्पर्मेटोजोइड्स में, मींस मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज द फीमेल गैमेट। ये जो कार्पोगोनियम में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज फीमेल गैमेट, और ये स्पर्मेटेंजियम का जो न्यूक्लियस आएगा वो मेल गैमेट है। उसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, दीज आर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे ही ये कार्पोगोनियम में जो कार्पोगोनियम मेच्योर हो जाएगी तो क्या, और ऊपर से स्पर्मेटेंजियम मेच्योर हो जाएंगे, तो ये स्पर्मेटेंजियम जो हैं दीज आर नॉन मोटाइल, दे हैव नो फ्लेजेला, फ्लेजेला एब्सेंट है इनमें। ये कार्पोगोनियम के पास कैसे पहुंच रहे हैं, वाटर करंट की हेल्प के साथ,
ठीक है, वाटर करंट की हेल्प के साथ यहाँ मूव करके स्पर्मेटेंजियम आके ऊपर ट्राइकोगाइनी जो नेक लाइक स्ट्रक्चर था उसकी टिप के ऊपर अटैच हो जाएगा आके, और इन दोनों की वॉल थी जो सेल वॉल थी जहां पे इनकी अटैचमेंट हुई वो सेल वॉल क्या है, डिसॉल्व हो जाएगी। सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद इनके एक रास्ता बन गया, पैसेज बन गया। उस पैसेज के थ्रू जो मेल गैमेट था, स्पर्मेटेंजियम था, उसका न्यूक्लियस अंदर मूव कर जाएगा कार्पोगोनियम में। कार्पोगोनियम में आपको पता है कि फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। फीमेल न्यूक्लियस के साथ उसने आके फ्यूजन करी और ये मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होके ये जाइगोट बन गया यहाँ पे। बट इसको यहाँ हम जाइगोट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट इनमें फ्यूजन होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना है। ठीक है, जाइगोट में हम क्या बोलते थे कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, उसके बाद वो पूरे का पूरा जो फीमेल गैमेट था वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता था, उसकी सेल वॉल बन जाती थी आसपास, है ना, फिर वो लिबरेट हो जाता था, फिर उसमें जर्मिनेशन होती थी। बट इसमें पॉलीसाइफोनिया में और रोडोफाइटा में ऐसा नहीं होता। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद काफी सारे चेंजेस आते हैं। ओके, वही हम आज पढ़ रहे हैं कि काफी सारे चेंजेस क्या आ रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो अब ये फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई मिले, न्यूक्लियाई मिलने के बाद वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गया, और ये सारा स्ट्रक्चर कहीं कहां पे प्रेजेंट है, फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर। फीमेल प्लांट बॉडी थी ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सब कुछ यही हो रहा है। अब ये हैप्लॉइड था ना, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अब इस स्ट्रक्चर में फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आ रही हैं। क्या क्या चेंजेस आई? फर्स्ट चेंज हमने पढ़ा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियाई डिप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या हुआ? फर्स्ट चेंज क्या आएगा, ये जो लेटरल फिलामेंट थे इनमें और डिवीजन होके, ये 2 सेल्ड थे ना, 2 सेल प्रेजेंट थे, अब इनमें 4 to 10 सेल्ड फिलामेंट बन गया। तो ये वाला फिलामेंट लेटरल सेल्स वाला इलोंगेटेड हो जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है लेटरल फिलामेंट का? ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड चेंज क्या आया फर्टिलाइजेशन के बाद? ये जो बेसल सेल था ये सिंगल सेल प्रेजेंट था, इसमें डिवीजन होके एक और सेल बन गया। सो 2 बेसल सेल बन गए, उसको हम बेसल फिलामेंट बोलते हैं। बेसल फिलामेंट बन जाएगा। बेसल फिलामेंट का क्या फंक्शन है? ये भी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? थर्ड चेंजेस क्या आए? हमने बोला था थर्ड चेंज क्या आया कि ये जो सपोर्टिंग सेल था जिससे लेटरल फिलामेंट बन रहा है, बेसल फिलामेंट बन रहा है, कार्पोगोनियल फिलामेंट बन रहा है, तो इस साइड को एक और सेल बड ऑफ हो जाएगा, एक और सेल बन जाएगा इसकी डिवीजन होके। उस सेल को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी सेल, दिस वन। सो फर्स्ट मैंने आपको स्टेप क्या बोला? आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंड, ये जो लेटरल सेल थे, लेटरल सेल में फर्दर डिवीजन होके देखो 4 सेल बन गए, 4 से आगे 5 6 बन गए हैं, 10 सेल तक बन गया, तो ये फिलामेंट इलोंगेटेड हो गया। फर्स्ट चेंज ये आया फर्टिलाइजेशन के बाद। और इस फिलामेंट का फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड चेंज क्या आया? मैंने आपको बताया था ये बेसल सेल है। बेसल सेल पहले सिंगल सेल था, बेसल सेल में डिवीजन होके 2 सेल में बन गया। ये देखो, ये नीचे 2 सेल बन गए ना, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। एंड देयर फंक्शन इज ऑल्सो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट। ओके, देन थर्ड चेंज क्या आया? थर्ड चेंज आया कि ये जो स्पॉटिंग सेल था इसमें डिवीजन होके ऊपर को एक और एक्सिलरी सेल बन गया। ऑल दीज स्ट्रक्चर, एक्सिलरी सेल, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल, लेटरल सेल, these carpogonial cell, all these cells are haploid in nature. Only this carpogonium is diploid in nature. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है। ओके, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो कार्पोगोनियम में डिप्लॉयड न्यूक्लियस था इसमें माइटोसिस हुई। ठीक है, म्योसिस नहीं होएगी यहाँ पे, माइटोसिस हुई। माइटोसिस होने से क्या हुआ कि ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो डिवाइड होके 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये जो सपोर्टिंग ऊपर एक्सिलरी सेल बना था, एक्सिलरी सेल ने एक छोटी सी ट्यूब बना के, जैसे हमने कंजुगेशन ट्यूब पढ़ी थी ना बैक्टीरिया में, वैसी एक ट्यूब छोटी सी बना के, आउटग्रोथ बना के, ये जो कार्पोगोनियल की बेस था उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इन दोनों में एक पैसेज बन जाएगा, एक ट्यूब बन गई है जिससे क्या, ये अपने जो न्यूक्लियस हैं उनको
एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, जब ये पैसेज बन गया, एक ट्यूब बन गई, रास्ता बन गया दोनों के बीच में, तो ये जो एक्सिलरी सेल था उसका जो अपना न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था ये वाला जो, वो डीजनरेट हो जाएगा। हैप्लॉइड न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, और कार्पोगोनियम में माइटोसिस होके ये जो दो न्यूक्लियस बने थे ना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, उनमें से एक न्यूक्लियस मूव होके एक्सिलरी सेल में आ गया। ठीक है, एक्सिलरी सेल का अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, एंड कार्पोगोनियम में जो दो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बने थे, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस वो एक्सिलरी सेल में मूव हो गया। ओके, देन व्हाट हैपेंड, this carpogonial filament or carpogonium along with trichogyny and along with single diploid nucleus, जो पीछे बच गया था सिंगल न्यूक्लियस, ये पूरे का पूरा फिलामेंट और दिस कार्पोगोनियम बिकम डीजनरेटेड, ये डीजनरेट हो गए, शो कर रहे हैं ना यहाँ पे डॉटेड शेप में, तो ये सारे डीजनरेट हो गए। क्लियर है इतना? यस मैम। समझ नहीं आया मैम। कहाँ से समझ नहीं आया? मैम मिटोसिस के। हाँ, ये जो कार्पोगोनियम था, क्योंकि कार्पोगोनियम में डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट था ना, तो उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस कैसे बना, फर्टिलाइजेशन से ही बना ना, फर्टिलाइजेशन तो यही हुई थी। तो ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस होके क्या बनेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस ही बनेगा ना एक और, हैप्लॉइड तो नहीं बनेगा। तो माइटोसिस होके दो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए, ये शो करे हुए हैं ना इन्होंने, टू डिप्लॉइड न्यूक्लियस इन कार्पोगोनियम, ये जो है बॉटम बॉटम ऑफ दिस, ये ट्राइकोगाइनी है, ये कार्पोगोनियम है। तो ये बॉटम में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसमें माइटोसिस होके दो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक्सिलरी सेल बना था इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, तो एक्सिलरी सेल ने इस कार्पोगोनियम के साथ कनेक्शन जनरेट कर लिया, इसके साथ जाके कनेक्ट हो गया। जहां पे इनका कनेक्शन जनरेट हुआ वहां पे सेल वॉल डीजनरेट हो गई, तो इनमें एक रास्ता बन गया, पैसेज बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जो कार्पोगोनियम में ये जो स्वॉलन बेस है इसमें दो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बने थे, उनमें से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस नीचे एक्सिलरी सेल में मूव कर गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सिलरी सेल का अपना हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस था वो डीजनरेट हो गया, खत्म हो गया। एक सेल में दो न्यूक्लियस तो नहीं ना सर्वाइव कर सकते, तो इसलिए एक्सिलरी सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, और कार्पोगोनियम का डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो एक्सिलरी सेल में आ गया, पहुंच गया। तो इट मींस नाउ दिस एक्सिलरी सेल इज डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस आ गया इसलिए अब ये डिप्लॉइड इन नेचर है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो कार्पोगोनियम था, ट्राइकोगाइनी थी और ये एक्सिलरी फिलामेंट थे, ये सारे डीजनरेट हो जाएंगे, सारे डीजनरेट हो गए। अब इसकी डीजनरेशन के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास डिप्लॉइड सेल कौन सा है और हैप्लॉइड सेल कौन से हैं, कौन बताएगा? मैम एक्चुअली बट भी सेल भी डीजनरेट हो गया। नहीं नहीं, एक्सिलरी सेल डीजनरेट नहीं हुआ, ये तो है ना यहाँ पे देखो, एक्सिलरी सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस था जो पहले वाला वो डीजनरेट हुआ, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो कार्पोगाइनी से आया है वो प्रेजेंट है। तो इट मींस नाउ दिस एक्सिलरी सेल इज डिप्लॉइड इन नेचर। ये अपनी बुक पे आप मार्क कर लेना, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। इस वाले डायग्राम में इसको एक्सिलरी सेल को हैप्लॉइड कर देना, ये कार्पोगाइनी डिप्लॉइड है, यहाँ पे भी कार्पोगाइनी को डिप्लॉइड मार्क कर देना। ठीक है, यहाँ पे कार्पोगाइनी के डिप्लॉइड, ये भी फिर डिप्लॉइड है, और यहाँ पे दूसरा ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये एक्सिलरी सेल में मूव कर गया। ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था इसको डीजनरेट कर देना, क्रॉस लगा देना इसके ऊपर कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस आके यहाँ सर्वाइव करने लग गया। नाउ इन दिस डायग्राम, ई डायग्राम में अब जो ये जो एक्सिलरी सेल है नाउ इट इज डिप्लॉइड इन नेचर, और बी डायग्राम में जो एक्सिलरी सेल था इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, जब दिस एक्सिलरी सेल इज कन्वर्टेड इनटू अ डिप्लॉइड सेल देन व्हाट हैपेंड, बाकी वाले ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट और ऊपर कार्पोगोनिया था और ट्राइकोगाइनी थी वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे। तो इट मींस हमारे पास क्या बचा,
हमारे पास डिप्लॉयड एक्सिलरी सेल बचा, हैप्लॉयड सपोर्टिंग सेल, हैप्लॉयड बेसल फिलामेंट एंड हैप्लॉयड लेटरल फिलामेंट बचे। तो सिर्फ हमारे पास डिप्लॉयड क्या है, एक्सिलरी सेल। यस, अब उसके बाद क्या हो रहा है, नाउ दिस एक्सिलरी सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 to 4 सेल्स, और इसमें अगेन माइटोसिस ही हो रही है, म्योसिस नहीं हो रही, माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस होके ये भी आगे फर्दर फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं गोनीमोब्लास्ट इनिशियल। गोनीमोब्लास्ट इनिशियल, ये जो गोनीमोब्लास्ट इनिशियल है, इसमें फर्दर डिवीजन होके ये गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट बना देगा। गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट का जो टॉप मोस्ट सेल होएगा, सबसे ऊपर वाला, दिस टॉप मोस्ट सेल इज कन्वर्टेड इनटू कार्पोस्प्रेंजिया। कार्पोस्प्रेंजिया में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, क्या हुआ, अब एक्सिलरी सेल था जो डिप्लॉयड इन नेचर था, उसमें डिवीजन हुई, डिवीजन होके 2 to 4 गोनीमोब्लास्ट इनिशियल और गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट बन जाएगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुई उसमें, माइटोटिक डिवीजन हुई, इट मींस अभी भी उसका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हुआ, डिप्लॉयड ही चल रहा है। एक्सिलरी सेल डिप्लॉयड इन नेचर था, उसमें दोबारा से माइटोटिक डिवीजन होके 4 to 5 सेल्स, सेल वाला एक फिलामेंट बन गया जिसको हम बोलते हैं गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट। उस फिलामेंट का जो टॉप मोस्ट सेल है, दैट इज सेल इज कन्वर्टेड इनटू कार्पोस्पोरेंजिया, और उस कार्पोस्पोरेंजियल सेल का जो प्रोटोप्लास्ट था, जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट प्रोटोप्लास्ट विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज मेटामॉर्फोसाइज्ड इनटू कार्पोस्पोर्स। सो इट मींस ऐसे काफी सारे गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट बन जाएंगे, और उन गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट का जो टॉप मोस्ट सेल है वो कार्पोस्प्रेंजिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस कार्पोस्प्रेंजिया के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो कार्पोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इट मीन, कार्पोस्पोर हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? हैप्लॉयड। हाउ, हैप्लॉयड कैसे हुआ? म्योसिस तो बोला ही नहीं मैंने कहीं हुई है। एक्सिलरी सेल डिप्लॉयड था, एक्सिलरी सेल में माइटोसिस हुई, गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट बन गया, गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट का टॉप मोस्ट सेल था वो कार्पोस्प्रेंजिया में कन्वर्ट हो गया, और कार्पोस्प्रेंजिया का जो प्रोटोप्लास्ट था विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस, दैट प्रोटोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू कार्पोस्पोर। सो दिस कार्पोस्पोर इज डिप्लॉयड इन नेचर। यस, डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे कार्पोस्प्रेंजिया बनेंगे, और कार्पोस्प्रेंजिया का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कार्पोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होएगा, ये जो नीचे वाले सेल थे, हैप्लॉयड सेल थे जितने भी, हैप्लॉयड सेल कौन कौन थे, बेसल सेल, सॉरी सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल एंड लेटरल सेल, ये सारे डीजनरेट होके ना एक मास ऑफ सेल बना देंगे। डीजनरेट नहीं मतलब एक ये सारे फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और उनको बोलते हैं प्लेसेंटल एलिमेंट, क्योंकि हमने बताया था ना कि इनका फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे सेल इकट्ठे होके इनकी सेल वॉल डीजनरेट हो जाएगी, सारे सेल इकट्ठे होके ये क्या कर रहे हैं, प्लेसेंटल एलिमेंट बन गया। जैसे कि एनिमल्स में होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो सेल है प्लेसेंटल सेल, ये क्या कर रहे हैं, ये बेबी लगा लो, कार्पोस्पोर्स जो है वो बेबी हैं, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कार्पोस्पोर बनने के लिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये जो साइडों में ये जो है, ये जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट थी, फीमेल ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ थी, उसके ये जो नीचे वाले सेल, ऊपर वाले सेल, ये भी डिवाइड होते रहेंगे, और डिवाइड होके ना ये एक सर्कल सा बना लेंगे इनके आसपास, ऐसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दीज आर एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्टेराइल सेल्स, ये स्टेराइल सेल हैं, स्टेराइल ब्रांचेस हैं, जिन्होंने इन रिप्रोडक्टिव स्पोर्स को एनसर्कल करा हुआ है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टोकार्प, इट इज कॉल्ड सिस्टोकार्प। दिस वन ऐसा दिखने में लगता है ये, जैसे सिस्टोकार्प। तो ये ऐसा जो है अर्न शेप का सिस्टोकार्प है, सिस्टोकार्प के अंदर कार्पोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
दीज कार्पोस्पोर्स, और ये सिस्टोकार्पी की जो ऊपर वाली एक ओपनिंग होती है उसको हम ऑस्टियोल बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टियोल। ऑस्टियोल से जो कार्पोस्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, बाहर आके वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन करके वो क्या बना रहे हैं आगे, इनमें फिर मियोसिस नहीं होएगी, माइटोसिस हो रही है। तो कार्पोस्पोर माइटोसिस की हेल्प से जर्मिनेट होके एक कंप्लीट प्लांट बॉडी बना देता है, विच इज जस्ट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। जैसे हमने मेन प्लांट बॉडी देखी है ना, वैसा ही होता है इसका स्ट्रक्चर, पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो गेमिटोफाइट है प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड इन नेचर है, और ये जो कार्पोस्पोर की जर्मिनेशन से प्लांट बॉडी बनी है ये डिप्लॉइड इन नेचर है। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा टेट्रास्पोरोफाइट। germination of carpospore, this carpospore germinate to give rise diploid tetrasporophyte। ठीक है, तो ये बन गया टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन गई। अब आगे कल करेंगे फिर किसमें क्या होता है। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am.